GSHindi.com के माध्यम से हम यूपीएससी परीक्षा 2016 में एथिक्स के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की विवेचना कर रहे हैं और हमने अभी तक 3 प्रश्नों की पूरी विवेचना की है, पूरी विषय वस्तु को देखा है और आज हम चौथे प्रश्न को ले रहे हैं। और इस प्रश्न में जो विषय वस्तु है या जो टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार। अब ये भ्रष्टाचार का विषय जो है ये बड़ा लंबा विषय है और इसमें विस्तृत चर्चा किए बिना इससे पीछा छुड़ाना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रश्न में जो चीज़ पूछी गई है अगर हम उसको सीधे बात करेंगे तो वो बात समझ में आने वाली नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब तक भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि, भ्रष्टाचार की वर्तमान स्थिति पे हम चर्चा न करें तब तक उसके समाधान का भी कोई हल यदि हम समझ भी लें या हम सुन भी लें तो हम उसको लिखने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये जो विषय है भ्रष्टाचार का, इसमें एक से ज़्यादा वीडियो की श्रृंखला मैं लेकर के आऊँगा ताकि विषय पूरी तरह से कि इसका मूल कहाँ है, वर्तमान स्थिति कहाँ है और इससे निपटने के उपाय क्या हैं और कौटिल्य ने इस बारे में क्या क्या कहा है, तो विवेचना हम पूरी करेंगे, प्रश्न का जवाब भी ढूंढेंगे और उसके बाद में इस विषय को मैं पूरा करूंगा ताकि आपको कहीं भी कभी भी अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको लिखने में सक्षम हो। प्रश्न जो पूछा गया है, भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिए। अब जब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, यहाँ कामा लगा हुआ है एक बात, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता हैगा, यहाँ से ये एक कथन बनता है। अब इस प्रश्न को जब पढ़ते हैं तो इसमें कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा हैगा, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि जहाँ कामा लगा है उसके बाद में प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अब ये दो विरोधी बातें हैं कि प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, तो भ्रष्टाचार या सरकारी राजकोष का दुरुपयोग ये प्रशासनिक अदक्षता को जन्म देते हैं दोनों, और इस अदक्षता के चलते भ्रष्टाचार और सरकारी राजकोष का दुरुपयोग भी होता है, प्रशासनिक अदक्षता भी आती है और उसके चलते राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न में जो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आया है कि जो कामा जहाँ लगा है वहाँ पर एवं होना चाहिए था और जहाँ एवं लगा हैगा वहाँ पे कामा होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों का प्रयोग जहाँ जिस तरह से हुआ है उससे हिंदी में पढ़ने पे इस प्रश्न का जो है वो अर्थ का अनर्थ होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब ये इंग्लिश में इसको हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्जन इसका पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है करप्शन कॉजेस मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, डिस्कस कौटिल्याज व्यू। यहाँ पे जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ समझ में आता है, क्योंकि करप्शन कॉजेस, करप्शन के कारण, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी, खजाने का दुरुपयोग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, प्रशासन में अदक्षता आती है, और ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, और ये दोनों मिलकर के नेशनल डेवलपमेंट में बाधा खड़ी करते हैं। तो यहाँ जो लिखा है अंग्रेजी में उसका मतलब निकल रहा है सीधा सीधा कि करप्शन के कारण ये 3 चीज़ें होती हैंगी, लेकिन जब हम हिंदी में देखते हैं तो ये कुछ अर्थ का अनर्थ निकलता हैगा इसका। तो ये एक प्रकार से कि भ्रष्टाचार के प्रश्न में भी हेराफेरी, और ये एक कामा और एक दो तथ्यों को जोड़ने वाला शब्द अगर इसका प्रयोग इधर से उधर हो जाए तो कैसे जो दस्तावेज होते हैं या जो कथन होता है उसका अनर्थ होता है। ये एक उदाहरण है छोटा सा उसका, ये मेरी बुद्धि से, क्योंकि जब मैंने इस प्रश्न को हिंदी में पढ़ा बार बार तो मुझे कुछ ये समझ में नहीं आया प्रश्न कि आखिरकार पूछना क्या जा रहा है प्रश्नकर्ता। प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा करता है, तो प्रशासनिक अदक्षता एवं
मतलब ये उसके साथ जुड़ा हुआ है मामला। तो मेरी समझ से ये प्रश्न में कामा और एवं का उपयोग जो है ये उल्टा हो गया है। इस वजह से अगर इसको हटाएं हम और फिर पढ़ें, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग एवं प्रशासनिक अदक्षता राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, तो बात समझ में आती है। अगर यहाँ एवं कामा की जगह लगे तो ये फिर वाक्य सही बनता है। बाय द वे, जो भी हो, हम इंग्लिश वर्जन में जो मीनिंग निकल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं और इस क्वेश्चन की, इस प्रश्न की विवेचना करते हैं। अब जो मेन विषय है उसके बारे में, तो लिखी हुई चीज़ों को लेके आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे इसकी जो भूमिका है कि आखिरकार ये जो तत्व है भ्रष्टाचार का, ये क्या है, ये कैसे आया और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर हम अपने आप से सवाल करें कि क्या हम भारतीयों को ये भ्रष्टाचार रूपी तत्व पूर्वजों से मिला है, हमारी नस्ल में था ये, या ये कहीं बीच में से आया और इसके साथ हम चल पड़े और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि अब ये एक नासूर बन चुका है देश के लिए, देश की प्रगति के लिए। और इसको लेकर के हमने देखा है कि 2014 के पहले आंदोलन भी हुए, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, उसके पहले भारत स्वाभिमान का आंदोलन चला और उस आंदोलन में से कुछ लोग निकले भ्रष्टाचार के विरोध में बोलने वाले, ईमानदारी की बातें करने वाले। उन्होंने जनता के सामने अपने आप को उस प्रकार से रखा भी कि शायद उनसे भ्रष्टाचार मिट जाएगा। जनता ने उनको चुन करके एक राज्य की सत्ता भी तो सौंपी। दिल्ली में आज जो सरकार चल रही है वो सरकार केवल भ्रष्टाचार और बेईमानी मिटाने के नाम पे आई थी, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि वो भी वैसे ही निकले जिन लोगों के लिए वो प्रश्न खड़ा किया करते थे। और आज की स्थिति ये हो गई है देश में कि अब भ्रष्टाचार को लेकर के अगर कोई बात करता है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे तो उस पर भी विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये नासूर यहाँ तक पहुँच गया है कि अब ऐसा लगता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। वर्तमान की सरकार उसको कम करने के पूरे प्रयत्न करती हुई दिखती है और उसके प्रयत्न वो कर भी रही है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब इस प्रकार के प्रयत्न होते हैं तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए होते हैंगे वो सब कैसे लॉबिंग करके और हो हल्ला करते हैंगे, विरोध करते हैंगे और वो भ्रष्टाचार के को किसी न किसी रूप में समर्थन देते हुए नजर आते हैंगे। तो ये कि आजकल देश में भ्रष्टाचार के विपरीत बोलना या भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें करना भी मुश्किल हो गया है, जिस स्थिति में ये नासूर वहाँ तक आ चुका है। और उसका हमने अभी देखा है एक उदाहरण कि वर्तमान सरकार को थक हार करके डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा, करेंसी रिकॉल करनी पड़ी। ये एक अल्टीमेट सर्जरी वाला काम होता हैगा कि जब सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी भ्रष्टाचार का स्तर कम ना हो और जनता का धन, टैक्स में आया हुआ धन भ्रष्टाचार के रास्ते अपनी दिशा बदल दे और जिन लोगों ने टैक्स पे किया है या जनता के काम में अगर नहीं आता हैगा तो फिर ये इस प्रकार के इलाज करने पड़ते हैंगे। तो हम अगर देखें कि भ्रष्टाचार की शुरुआत भारत में कब से हुई तो हमें फिर पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास के लगभग 500 साढ़े 500 साल पीछे अगर हम देखते हैंगे तो वहाँ पे लगभग 550 साल के पीछे आसपास एक विदेशी वास्को डी गामा नाम का भारत में आया था। कालीकट से उसने भारत में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में संपत्ति की लूटपाट की, फिर वापस चला गया, फिर आया, फिर लूटपाट की, फिर चला गया। लेकिन उसके बाद में फिर यूरोप की तरफ से आने वाले इन आक्रांताओं की और लुटेरों की एक चेन चली और उस श्रृंखला में कई लोग आए, लेकिन उन्होंने लूटपाट की और वो वापस जाते रहे। आते थे, लूटपाट करते थे, वापस चले जाते थे। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि भारत में अंग्रेज नहीं आए थे। जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने भारत को देखा तो देखने के बाद में उन्होंने जो यहाँ पे वैभव देखा, जो संपत्ति देखी,
जो आर्थिक उन्नति देखी, तो उनको लगा कि अगर हम यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ टिक जाते हैं लंबे समय तक, तो फिर हम बहुत कुछ इस देश से निकाल पाएंगे। और उस नियत से या उस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने धीरे धीरे एन के एन प्रकारेण अपने तौर तरीकों से धीरे धीरे भारत में पैर फैलाने शुरू किए। अब जब इस सिलसिले में हमने एक नाम सुना है बहुत कि लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज भारत में आया था और वो काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहा। वो लगभग 15-17 साल भारत में रहा। उसने भारत को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक नापा, पूरा भ्रमण किया और उस भ्रमण के दौरान उसने भारतीयों के हर पक्ष का, भारतीय समाज के हर पक्ष का उसने अध्ययन किया, सर्वे किया और वो अपने सर्वे के जो नोट्स बनाता रहा। उसने भारत में देखा कि सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उद्योग धंधे कैसे चलते हैं, शिक्षा की कौन सी नीति चलती है, नैतिक मूल्यों की के बारे में ये लोग क्या करते हैंगे और इस प्रकार से ये मतलब कैसे अनुशासित रह करके और इनमें नैतिक मूल्य कितने हैंगे, इनका आचरण कैसा हैगा। और उसके बाद में उसने ये सारे सर्वे करने के बाद में कृषि की स्थिति क्या हैगी, तो ये इस तरह की सारी बातें उसने नोट करके पूरा अपना सर्वे किया। और जब वो सन 1935 में इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में जाकर के उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना सर्वे रखा और सर्वे रखने के बाद में उसने जो भाषण दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1935 को खड़े होकर के उसका जो सर्वे था, उसका सारांश या उसकी रिपोर्ट वो पढ़ रहा हैगा। वो कहता है कि मैंने भारत को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक घूम घूम करके देखा है। मैं लोगों के घरों में भी गया हूँ, लेकिन मैंने पूरे भारत में कोई चोर नहीं देखा, कोई भिखारी नहीं देखा, लोगों में नैतिक मूल्य देखे, सभी लोग कर्मठ थे, कोई बेकार नहीं था, सबके पास में काम था, शिक्षा उच्च स्तर की थी, नैतिक मूल्य उच्च स्तर के थे और समृद्धि जहाँ भी मैं गया, जिस भी घर में मैं गया, मैंने वहाँ पे अपार संपत्ति देखी। और इस तरह की बातें उसने अपने सर्वे की वहाँ पर कही। और उसने फिर ये भी कहा कि उत्कृष्ट बुद्धि वाले लोग, उत्कृष्ट प्रतिभा के लोग, नैतिक मूल्यों में ऊंचे, आर्थिक रूप से समृद्ध और राष्ट्रभक्ति में उत्कृष्ट, ये ऐसे लोगों को गुलाम बनाना असंभव है। लेकिन फिर उसने ये कहा कि अगर हम ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो शायद जो है हम भारत पे राज कर सकते हैं और भारत को गुलाम बना सकते हैं। अब ये एक बात जो इतिहास में दर्ज है, सत्य है, उसके दस्तावेज उपलब्ध हैंगे। और इसी बात को मैकाले के इसी कथन को जो हमारी जो सेकेंड ARC की 10th रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो भूमिका दी हुई है, उसमें पेज नंबर 3 पे मैकाले के इसी कथन को आधा, जहाँ पर कि भारत की समृद्धि की बातें हैं, भारत में नैतिक मूल्यों की बातें हैं, भारतीयों के आचार व्यवहार की बातें हैं, वहाँ तक की बातें उसमें भी लिखी हुई हैंगी। तो ये एक बात, इससे एक अर्थ हम निकाल सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि उस समय भारत में समृद्धि थी, नैतिक मूल्य थे, अच्छी शिक्षा थी और भारत में ये जो भ्रष्टाचार नाम का तत्व उस समय अगर रहा भी होगा, ऐसा अगर हम मान भी लें, रहा भी होगा, तो उसका स्तर इतना न्यूनतम होगा कि उसको नगण्य माना जा सकता है। क्योंकि आर्थिक समृद्धि, नैतिक मूल्य और चरित्र, ये चीज़ें इतनी बड़ी थी वहाँ पर कि उनके सामने वो भ्रष्टाचार का जो तत्व है वो काफ़ी बौना रहा होगा। इसलिए उसने वहाँ पे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। बेरोजगारी नहीं है, सबके पास में काम है, कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। ये क्या बताता है? ये यही बात बताता है कि वहाँ पर सब लोगों के पास में इतनी समृद्धि थी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, सभी प्रकार की समृद्धि थी। इसलिए भ्रष्टाचार का वहाँ पर रहा भी होगा तो बहुत न्यूनतम स्तर पर रहा होगा। ये एक बात। दूसरी बात, शशि थरूर को हम सब लोग जानते हैंगे, वर्तमान में जानी पहचानी हस्ती हैं। शशि थरूर ने
ऑक्सफोर्ड में अपना एक भाषण दिया था 22 जुलाई 2015 को। और वो भाषण दिया था इस संदर्भ में कि अंग्रेज या ब्रिटेन इस बात को वो लोग वकालत कर रहे थे कि भारत को मदद देना बंद करना चाहिए। तो शशि थरूर ने कहा कि भारत को मदद बंद आप किस उससे कर रहे हैं, और फिर उसने कहा कि भारत को मदद आप दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप जब भारत में आए थे, और उन्होंने अपने कथन के सपोर्ट में जो बातें कही कि अंग्रेज जब भारत आए उस समय भारत का जो एक्सपोर्ट था सकल विश्व के एक्सपोर्ट का 23% था। मतलब ये कि पूरे विश्व में सारे देश मिलकर के जितना व्यापार करते थे उस व्यापार में भारत की अकेले की हिस्सेदारी 23% थी, बाकी के राष्ट्रों की बाकी थी। अब ये इस बात को दर्शाता है कि 1/4 निर्यात, सकल विश्व के निर्यात का 1/4 भारत के पास, तो उससे जो आवक होती थी, उससे जो धन मिलता था, उस धन से सभी लोग संपन्न थे। लेकिन जब अंग्रेज गए यहाँ से, तो उस समय का रिकॉर्ड है कि भारत का निर्यात सकल विश्व के निर्यात का 4% से भी कम था। मतलब 23% का सकल निर्यात घट करके 4% के नीचे ये आ गया। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कॉलोनियल रूल के दौरान, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति कहाँ थी और उसमें कितने गुना, लगभग 4 से 5 गुना की उसमें कमी हुई। इसका मतलब ये कि उसी रेशों में भारत गरीब हुआ। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उस दौरान शासन किया, उन्होंने समाज को जिस तरह से दिशा निर्देश दिए, समाज के आचरण में जो चीज़ें डाली गई, उनके चलते ये चीज़ निकल के आई कि 23% का हमारा एक्सपोर्ट लेस देन 4% पे आ गया। और ये एक तथ्य है जो सत्य है, जो रिकॉर्ड में है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान ये हुआ। और ये जब हुआ है तो जैसे जैसे हमारी आर्थिक समृद्धि कम हुई, वैसे वैसे ही ये भ्रष्टाचार नाम का तत्व जो था ये हमारे सिस्टम में डाला गया और उसका आचरण करवाया गया। कानून बना करके और उन कानूनों का उल्लंघन करवा करके फिर उसके एवज में जो है कुछ लेना कुछ देना करके लोगों को छोड़ करके ऐसा करके ये चीज़ हमारे सिस्टम में डाली गई। और इस तरह से ये पृष्ठभूमि है कि हम कहाँ से किस रास्ते पे चले, और वो चलते चलते आज हम जहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद में अब इसका समाधान क्या होगा। तो देखते हैं कि भ्रष्टाचार जो प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका अपना अपना स्वभाव होता है और वो अपने स्वभाव से अच्छा या बुरा आचरण प्रेरणा से, प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा से वो करते रहते हैं। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है इस सृष्टि का कि हमेशा मानव सभ्यता ये किसी न किसी की छत्र छाया में चली है। कोई ना कोई सरपरस्त रहा हैगा जिसने हमेशा दिशा निर्देश किए हैंगे और उस निर्देश में ये चलता रहा हैगा। समय के साथ में जिस तरह के निर्देश या जिस तरह की छत्र छाया मिली, समाज भी वैसा बनता गया और वैसा ही आचरण करने लगा। ये स्वभाव की बात है कि मनुष्य को अगर छत्र छाया सही मिल जाए तो वो अच्छे गुणों की ओर, सद्गुणों की ओर, नैतिक मूल्यों की ओर चल करके वैसा आचरण करेगा। अगर छत्र छाया ठीक नहीं है, निर्देश करने वाले लोग ठीक नहीं हैं, चलाने वाले लोग ठीक नहीं हैं, और अगर विपरीत गुणों का आचरण जीवन में आ गया या विपरीत गुणों की तरफ चल पड़ा समाज, तो फिर वो सारे विपरीत आचरण में जाएगा और सारे परिणाम उल्टे लेकर के आता जाएगा। तो ये एक पृष्ठभूमि भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार चूंकि स्वभाव का है, स्वभाव में पाया जाता है,
और भ्रष्टाचार के साथ साथ इसके विरोधी गुण जो अच्छे गुण हैं वो भी पाए जाते हैंगे। तो भ्रष्टाचार मानव स्वभाव में पाया जाता है, विपरीत आचरण एवं मूल्यों से सार्वजनिक हित की कीमत पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब ये एक प्रचलित सी परिभाषा है, भ्रष्टाचार को शब्दों में बांधने की एक कोशिश है कि मानव स्वभाव में पाया जाता है। सही बात है, क्योंकि अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं। जैसा अभ्यास, जिन गुणों का अभ्यास हम करते हैं वो गुण जो है बहुतायत में या प्रकट होकर के वैसा आचरण करवाने लगते हैंगे। और विपरीत आचरण एवं मूल्यों से सार्वजनिक हित की कीमत पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब कि स्वार्थ सिद्ध करना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना है, मुझे ये लेना है और ये जो है इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो फिर जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए तीव्रता से प्रयत्न करता है और उसे पाने की ही लालसा उसके उसमें है, तो फिर वो ये नहीं देखता है कि मेरा आचरण सही है या गलत है। और एक बात ये भी है कि सार्वजनिक हित की कीमत पर उससे किसका भल बुरा हो रहा हैगा उसे उससे कोई परवाह नहीं होती है। इससे किसी व्यक्ति विशेष का बुरा हो रहा है, समाज विशेष का बुरा हो रहा है या राष्ट्र का बुरा हो रहा है, वो उसकी नहीं देखता है। उसे यह होता है कुल मिला के कि मेरा काम होना चाहिए, मेरा फ़ायदा होना चाहिए। और ये आज का ज़माना इसी बात पे चलता है कि कायदा और फ़ायदा। कायदे का मतलब ये होता है कि किसी को पता भी ना चले, और फ़ायदे का मतलब ये है कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि बुरा आचरण और व्यवहार जो सिर्फ अपने मतलब के लिए अनैतिक और गलत तरीके से किया जाता हैगा, वही बात है, उसी को शब्द बदल के हमने ये यहाँ पे लिखा हैगा कि बुरा आचार और व्यवहार जो सिर्फ अपने मतलब के लिए अनैतिक और गलत तरीके से किया जाता हैगा, केवल मेरा स्वार्थ सिद्ध हो, मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे जो पाना है वो एन केन प्रकारेण मुझे मिल जाए, तो उसमें जो व्यवहार और जो आचरण होता हैगा वो बुरा ही होता हैगा। क्योंकि लालच, इच्छा और चाहत, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं मानव स्वभाव में कि अगर ये तीव्र हो जाती हैं तो फिर वो एक प्रकार से व्यक्ति अंधा हो जाता है, कामांध हो जाता है। कामांध होने का मतलब ये होता है कि इच्छा, लालसा और चाहत इतनी तीव्र हो जाए किसी चीज़ को पाने के लिए, और उसकी तीव्रता वो कामांधता से में आती है। तो ये जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के लिए इच्छा, लालसा और चाहत की तीव्रता, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं कि मेरा हित ही साधना चाहिए और उसको साधने के लिए मेरी जो इच्छा है वो चाहे किसी भी लिमिट तक जाए, वो उसको पा करके रहना हैगा। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार मानव स्वभाव में पाए जाने वाले विपरीत गुणों में से एक है, ये पहले भी मैं बता चुका आपको। तीसरी बात कि मानव स्वभाव और आचरण मूल्यों का उसके क्रियाकलापों से घनिष्ठ संबंध है। अब यहाँ पे ये कि जो हमारा स्वभाव है वैसा ही हम आचरण करते हैं, और स्वभाव आता है कहाँ से कि जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं या जो गुण हैं और अवगुण हैं, हम उसमें से किसका अभ्यास ज़्यादा करते हैं। अगर सही मूल्यों का, मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का अभ्यास ज़्यादा होगा तो जो बुरे गुण हैं, जो उसके विपरीत गुण हैं, उसमें वो दबे रहेंगे, और आपके जो अच्छे गुण हैं उसके हिसाब से आपका आचरण होने लगता है। आचरण होने का मतलब ये होता है कि हमारी जो कृति है, हमारे जो कृतित्व है, हमारे जो कार्य हैं, वो गुण हमारे कार्यों में झलकने लगते हैं। और इसलिए मानव स्वभाव और आचरण के मूल्यों का हमारे जो काम है, जो कृति है, जो कृतित्व है, उसमें पूरा उनका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। अब नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं? तो नैतिक मूल्य में जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है, ईमानदारी है, शिष्टाचार है, सदाचार है, विनम्रता है, सत्यनिष्ठा है, कर्तव्य परायणता है। तो ये इस तरह के जो गुण हैं ये नैतिक मूल्यों में या मानवीय मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। और विपरीत मूल्य में बेईमानी आएगी, भ्रष्टाचार आ जाएगा, कदाचार आ जाएगा, जालसाजी है, हेरा फेरी है, झूठ बोलना है, ब्लफ मारना है। तो ये इस प्रकार के गुण जो है ये विपरीत गुणों में आते हैं। अब भ्रष्टाचार शारीरिक, मानसिक, वाचिक, कृतिक सभी प्रकार से होता है और आदत या स्वभाव बन जाता है। ये बात मैंने पहले भी कही कि ये भ्रष्टाचार केवल धन लेना, धन देना या रिश्वत लेना, रिश्वत देना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार सभी स्तर पे होता है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है
वाणी से भी है और कर्म से भी है या आपकी कृति से भी होता हैगा। और ये अगर इसका अभ्यास होता रहता है बार 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 बार, तो ये फिर एक आदत बन जाती है और स्वभाव बन जाता है, और ये पता भी नहीं चलता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। ये गलत भी करेंगे तब भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं तो सही कर रहा था। तो ये यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक, और इसके बाद में ये श्रृंखला जारी रहेगी। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हिंदी.com को। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।